हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। विधि के शासन को चुनौती। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी पर शुरू हुई हिंसा के चलते जिस तरह तीसरे दिन भी दोनों स्थानों पर तनाव दिखा, वह कानून एवं व्यवस्था की गंभीर स्थिति को बयान करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिस तरह बिहार के राज्यपाल से बात करनी पड़ी और अर्धसैनिक बल भेजने का फैसला करना पड़ा, उससे यह भी पता चलता है कि पुलिस उस चुनौती का सामना सही तरह नहीं कर सकी जो उपद्रवी तत्वों ने खड़ी के बाद हालत सामान्य करने में नाकाम रही थी और इसलिए वहां दूसरे दिन भी हिंसा हुई। रामनवमी पर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर और गुजरात के बड़ोदरा में भी हिंसा हुई थी। गनीमत यह रही कि वहां अपेक्षाकृत समय रहते हिंसा पर काबू पा लिया गया। यह उम्मीद की जाती है कि जिन भी राज्यों में रामनवमी पर हिंसा हुई, वे उन तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उपद्रव किया। राज्यों को इस पर विचार करना होगा कि आखिर शोभा यात्राओं को निशाना क्यों बनाया जाता है और ऐसा करने वाले कौन होते हैं। कुछ ऐसे शहर हैं जहां आमतौर पर हर पर्व त्योहार पर हिंसा और तनाव देखने को मिलता है। सासाराम की गिनती ऐसे ही शहरों में होती है। बिहार के कुछ अन्य इलाके भी ऐसे हैं जहां रामनवमी अथवा दुर्गा पूजा पर हिंसा भड़क उठती है। जब भी ऐसा होता है तो राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप छिड़ जाता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। यह स्वाभाविक है, लेकिन इसके चलते उपद्रवी तत्वों पर लगाम लगाने में कोई ढील नहीं बरती जानी चाहिए। यह समझा जाना चाहिए कि कठोर कार्रवाई करके ही उपद्रवी तत्वों के दुस्साहस का दमन किया जा सकता है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश एक उदाहरण बन रहा है। अन्य राज्य सरकारों को इस पर विचार करना होगा कि कानून एवं व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश मिसाल कायम करने में क्यों सक्षम है। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ इसलिए कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि वे अपनी हरकतों से केवल सामाजिक सद्भाव को ही चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि राज्य सरकारों की बदनामी का कारण भी बनते हैं। विडंबना यह है कि राज्य सरकारें सही सबक सीखने के स्थान पर प्रतिद्वंदी दलों को कटघरे में खड़ा करने में जुट जाती हैं। राज्य सरकारें यह विस्मृत नहीं कर सकती कि कानून एवं व्यवस्था को नियंत्रित रखना उनकी जिम्मेदारी है और वे बिना किसी पक्षपात अपराधी तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके ही उन्हें सबक सिखा सकती हैं। यह ठीक नहीं कि देश के कुछ खास प्रदेशों में इलाकों में सांप्रदायिक तत्व बार बार कानून के शासन को चुनौती देते हैं। संभाजी नगर, बड़ोदरा, हावड़ा के पास सासाराम और बिहार शरीफ में उन्होंने यही किया है। सीबीआई की साख। केंद्रीय जांच ब्यूरो के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एजेंसी की प्रशंसा करते हुए जिस तरह यह कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में उन्हें चकने की आवश्यकता नहीं है, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि सीबीआई के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में और तेजी आने के ही आसार हैं। इसका संकेत इससे भी मिलता है कि उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने यह संकेत एक ऐसे समय दिया जब विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस यह आवाज उठाने में लगी हुई है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ विपक्षी दल तो इस शिकायत के साथ सड़क पर उतरने के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। विपक्षी दल कुछ भी कहें, वे राजनीतिक भ्रष्टाचार से इनकार नहीं कर सकते। नेताओं और नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या विपक्षी दल यह चाहते हैं कि इन मामलों की जांच न हो अथवा वे इस नतीजों पर पहुंच गए हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई है? उनका निष्कर्ष जो भी हो, देश की जनता इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं अथवा उनके करीबियों के यहाँ से अकुत संपदा मिलती रहती हैं। जनता इससे भी परिचित है कि कुछ नेता और नौकरशाह
किस तरह रातों रात अरबपति बन जाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की सख्ती कायम रहनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही इस पर विचार भी होना चाहिए कि क्या यह एजेंसी नेताओं, नौकरशाहों और अन्य प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों की जांच सही तरह कर पा रही है। दावा कुछ भी किया जाए, आम जनता के मन में इस जांच एजेंसी की छवि ऐसी नहीं कि वह रसूख वालों और विशेष रूप से नेताओं के मामलों की जांच तत्परता से कर पाती है और दोषी लोगों को समय रहते सजा दिला पाती है। यह किसी से छिपा नहीं कि ऐसे मामलों की जांच किस तरह लंबी खींची रहती है। भ्रष्ट तत्वों को मुश्किल से ही उनके किए की सजा मिल पाती है। यह सही है कि समय के साथ सीबीआई कहीं अधिक सक्षम हुई है और उसकी कार्यप्रणाली भी बदली है, लेकिन यह प्रश्न अनुत्तरित है कि वह बड़े लोगों के मामलों की जांच में प्रभावी क्यों नहीं सिद्ध हो पाती। यदि सीबीआई को अपनी छवि में सुधार करना है और जनता के बीच एक प्रभावी जांच एजेंसी के रूप में अपनी पहचान बनानी है तो उसे अपने में कुछ बदलाव करने होंगे। इसी के साथ उसे इस छवि से भी मुक्त होना होगा कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। यह किसी से छिपा नहीं कि अतीत में उसका राजनीति इस्तेमाल होता रहा है। इसी कारण एक समय उसे पिंजरे में कैद तोते की संज्ञा दी गई थी। रुकी हुई परियोजनाएं। सड़क परियोजनाओं पर अमल की निगरानी के लिए तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति का फैसला समय की मांग है। यह सलाहकार लागत घटाने के लिए नई तकनीक और सामग्री के उपयोग के मामले में मंत्रालय को सलाह देने का कार्य करेगा। तकनीकी सलाहकार नियुक्त करने के फैसले का एक कारण सड़क निर्माण का लक्ष्य पूरा न हो पाना है। जब कोई परियोजना समय में पूरी नहीं होती तो उससे केवल उसकी लागत ही नहीं बढ़ती बल्कि लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। सड़क परियोजनाएं अटकने के कई कारण हैं। कई जमीन का अधिग्रहण कारण बनता है, कभी केंद्र और राज्य के बीच सहयोग का अभाव और कभी पर्यावरण संबंधी आपत्तियां। कभी कभी कोई मामला अदालतों में पहुंच जाने के कारण भी अटक जाता है। कई परियोजनाएं तो ऐसी हैं जो 80 से 90% पूरी होने के बाद किसी कारण अटक गई हैं। कुछ माह पहले संसद में यह बताया गया था कि 400 से अधिक परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका 95% काम पूरा हो चुका है, लेकिन 5% काम न हो पाने के कारण उन्हें लंबित परियोजनाओं में रखना पड़ा है। आशा की जाती है कि तकनीकी सलाहकार केवल यह नहीं देखेंगे कि सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी हों, बल्कि वे उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही तकनीकी सलाहकार से यह भी अपेक्षित है कि वह सड़कों की डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग पर भी ध्यान देंगे। अपने देश में एक बड़ी संख्या में राजमार्ग और एक्सप्रेस वे ऐसे हैं जिनका निर्माण सही तरह से नहीं किया गया है। इसके चलते न केवल उनमें यातायात बाधित होता है बल्कि वे दुर्घटनाओं के गवाह भी बनते हैं। यह ठीक नहीं कि जैसे जैसे राजमार्ग और एक्सप्रेस वे बनते जा रहे हैं वैसे वैसे सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष करीब 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। यह संख्या विश्व में सबसे अधिक है। यह इसलिए चिंताजनक है क्योंकि भारत में अन्य कई देशों के मुकाबले कई कम वाहन हैं। वैसे तो मार्ग दुर्घटनाओं के कई कारण हैं, लेकिन इनमें एक कारण सड़कों की खराब डिजाइन भी है। इस खराब डिजाइन के कारण कई प्रमुख सड़कों में दुर्घटना बहुल क्षेत्र बन गए हैं। यह सही है कि सड़कों की खराब डिजाइनिंग को ठीक किया जा रहा है, लेकिन प्रश्न यह है कि उनका निर्माण ही सही तरह क्यों नहीं किया जाता। निस्संदेह आवश्यक केवल यह नहीं है कि सड़क परियोजनाएं समय से पूरी हों, इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि रेल, पुल, बिजली, बांध जैसी परियोजनाएं भी समय से पूरी हों। इसके लिए आवश्यक हो तो अन्य मंत्रालयों को भी तकनीकी सलाहकार नियुक्त करने चाहिए। बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं समय से पूरी हों, इसकी जितनी चिंता केंद्र सरकार को करनी चाहिए उतनी ही राज्यों को भी। विपक्षी दलों को झटका। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का रोना रोते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस समेत 14 दलों को जिस तरह वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा उसके लिए वे अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। उन्हें तो ऐसी कोई याचिका दायर ही नहीं करनी चाहिए थी जिससे यह प्रतीत हो कि विपक्षी दल अपने लिए अलग नियम, कानून अथवा केंद्रीय जांच एजेंसियों के जांच दायरे से मुक्ति चाहते हैं। समझना कठिन है कि वे अपनी इस याचिका के जरिए कहना क्या चाहते थे।
क्या वे यह चाहते थे कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को यह निर्देश दे दिया जाए कि उनकी ओर से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ कोई जांच ही न की जाए, भले ही उन पर कपलों घोटालों में शामिल होने के आरोप हों? क्या वे यह चाहते थे कि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं को इसलिए गिरफ्तार नहीं करना चाहिए क्योंकि वे विपक्षी दलों के नेता हैं? यह मानने के अच्छे भले कारण है कि वे अपनी ओर से बनाई जा रहे इस माहौल में सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी चाहते थे कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह अच्छा हुआ कि विपक्षी दलों के इरादों की पोल खुल गई और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से साफ साफ यह सुनने को मिला है कि उनके लिए अलग दिशा निर्देश नहीं बनाए जा सकते। विपक्षी नेताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अलग दिशा निर्देश जारी होने का मतलब होता अलग अलग लोगों के लिए भिन्न भिन्न विधान। यह विधि के शासन और साथ ही लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत होता। आखिर विपक्षी दलों ने यह कैसे मान लिया कि उनके लिए अलग व्यवस्था बन सकती है? सुप्रीम कोर्ट से निराश लौटे विपक्षी दल चाहे जो दावा करें, वे इससे इनकार नहीं कर सकते कि राजनीतिक भ्रष्टाचार एक सच्चाई है। इसी कारण पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने सीबीआई से यह कहा था कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा न जाए, भले ही वे कितने ताकतवर हों। विपक्षी दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में नेताओं को दंडित किया जा चुका है और कई नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है। विडंबना यह है कि विपक्षी दल ऐसे ही कुछ नेताओं का उल्लेख कर यह सिद्ध करने की आशास्पद कोशिश कर रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि यह मान लिया जाए कि इस आरोप में कुछ सच्चाई है, तो आखिर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नेताओं को जेल में क्यों रहना पड़ रहा है? क्या विपक्षी दलों को अदालतों पर भरोसा नहीं? विपक्षी दल चाहे जिन कारणों से कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हुए हों, लेकिन इनमें अधिकांश ऐसे दल हैं जिनके नेता भ्रष्टाचार के चलते सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। धन्यवाद।